नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 5 में भाग 8 तक देखा था। भाग 8 में आपने फल के बारे में संपूर्ण बातें पढ़ ली थी। अब आते हैं भाग 9, जो कि इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है, आखिरी भाग है। इसमें आपको बीज के बारे में बताया जाएगा। मैंने आपको बताया था निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय में उपस्थित जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है बीज, यानी सीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो बीज का निर्माण होता है बीजांड से। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ये सारी बातें पहले भी बताई गई हैं, फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। बीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक बीज बना हुआ है, ये एक बीज है। ये है बीन का यानी सेम का बीज, और ये है मक्के यानी मेज का बीज। बीज में प्रायः एक बीज आवरण होता है, ठीक है, सीड कोट जिसे कहते हैं, जो बीज को चारों ओर से घेरे होता है, इसे हम बीज आवरण यानी सीड कोट कहते हैं। इसके अंदर एक भ्रूण होता है, एम्ब्रियो, जिससे नए पौधे का विकास होता है। इस भ्रूण में क्या होता है, तो इस भ्रूण में एक मूलांकुर जिससे जड़ का निर्माण होता है, एक भ्रूणीय अक्ष पे ही मूलांकुर प्रांकुर ये सब होते हैं, और एक बीज पत्र। देखिए बीज में दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे बीज जिसमें सिर्फ एक बीज पत्र यानी एक कॉटिलेडॉन पाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का आदि, अथवा बीज में दो बीज पत्र पाए जा सकते हैं, जैसे चना, मटर आदि। जिसमें आपको मैंने बताया था कि मटर को जब हम छीलते हैं, सीड को, बीज को जब हम छील के उसका हरा कलर का जो संरचना होती है, आवरण, उसको अलग करते हैं तो वो दो फाल में डिवाइड हो जाता है। तो उसी को जब हम वो जो दो पार्ट होते हैं वो उसका बीज पत्र होता है, उसके किनारे पर ही उसका भ्रूण होता है, तो वो दो बीज पत्र होते हैं। यानी ऐसा बीज जो दो बीज पत्र में डिवाइड हो जाए उसे हम दो बीज पत्री बीज कहेंगे। और जो डिवाइड ना हो पाए, जैसे मक्का का आप अगर आवरण उसका हटा भी दें तब भी वो दो भागों में डिवाइड नहीं होता। गेहूं का अगर उसका आवरण हटा भी दें तब भी वो दो भागों में डिवाइड नहीं होता। ऐसे बीज को हम एक बीज पत्री बीज कहते हैं। बीज पत्र के संख्या के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। ऐसे बीज जिसमें उनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है उसे हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। यानी बीज में उपस्थित बीज पत्र के आधार पर हम पौधों को दो भाग में डिवाइड करते हैं, द्विबीजपत्री पौधा और एक बीजपत्री पौधा। अब द्विबीजपत्री पौधे का सामान्य जो लक्षण है वो क्या है, उसके बीज को जब हम ये आवरण अगर हटाते हैं तो दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। यानी अगर हम कह सकते हैं चना है, चना को जब हम उसका आवरण हटाते हैं तो दाल बन जाता है। यानी दो पार्ट जो डिवाइड होता है वो उसका चना क्या कहलाता है, दाल कहलाता है। तो दो पार्ट में डिवाइड होना ही वो क्या कहलाता है, उसका द्विबीजपत्र होने का लक्षण है। अब तो इसके आधार पर कि बीजपत्र कितने होते हैं, बीजों को भी दो भागों में बांटा गया है, दो बीजपत्री पौधा या बीज और एक बीजपत्री बीज। यहाँ पर बना हुआ है द्विबीजपत्री बीज, जिसका एक एग्जाम्पल है सेम का बीज। यहाँ पर है एक बीजपत्री पौधे का बीज, जिसका एग्जाम्पल मक्का है। भुट्टा, ये चीज़ हम खाते हैं ना, भुट्टे को भूज के ये जो खाया जाता है वो उसका सीड है, मोनोकॉटिलेडॉन सीड कहलाता है। सबसे पहले हम द्विबीजपत्री बीज की संरचना को पढ़ेंगे। इनका जो बीज होता है वो एक आवरण से घिरा होता है, जिसे हम बीजावरण कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और ये बीजावरण भी दो परत से बना होता है। एक बाहर वाला जो हो बीज चोल, जिसे हम टेस्टा कहते हैं, और भीतर वाला जो है वो टेगमेन कहलाता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बीजावरण में बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो बाहरी परत को बीज चोल यानी टेस्टा कहते हैं, और भीतरी परत को हम टेगमेन कहते हैं। यानी ये जो है वो दो स्तर से बना होता है। ये हो गया, इसमें ये जो बाहरी वाला स्तर है वो कहलाता है टेस्टा, और अंदर वाला टेगमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लिया कि बीज में बीजावरण दो परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत बीज चोल यानी टेस्टा कहलाता है, और भीतरी परत टेगमेन कहलाता है। अब बीज में अगर आप देखें तो आपने ये संरचना तो जरूर देखी होगी, जो फल से जोड़े होता है। मटर में जो उसका मटर का जो फली होता है, आप उसमें देख सकते हैं एक ऐसी डंडी निकली होती है। ये मटर का क्या है, फल है,
और इसके अंदर डंडी से जुड़ा होता है उसका बीज। तो मटर का जो बीज है वो जिस डंडी के सहारे जुड़ा होता है फल से, वो डंडी बीज के इस स्थान पर जुड़ती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा चने में ये संरचना थोड़ी उभरी हुई होती है, हाइलम कहलाता है यानी नाभिका। अगर आपको इससे कोई पूछे कि बीज फल के कह सकते हैं कि बीज का वह स्थान जो फल से जुड़ता है, तो बीज का हाइलम यानी नाभिका फल से जुड़ता है। बीज नाभिक यानी हाइलम द्वारा फल से जुड़ा रहता है। प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल कहते हैं। आपने देखा होगा चने के सीड में साफ साफ दिखता है, छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र को हम माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार कहते हैं। सेम के बीज में भी आप एकदम डिक्टो देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक भ्रूणीय अक्ष कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी भ्रूणीय अक्ष, यहाँ से यहाँ तक, ये संरचना यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक खत्म हुई, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस भ्रूणीय अक्ष में आप देखेंगे तो जो सबसे निचला भाग होता है वो है रेडिकल यानी मूलांकुर, और आपको पता है मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का। ये संरचना है हाइपोकोटाइल, उसके ऊपर की संरचना, उसके ऊपर की संरचना इपिकोटाइल, और उसके ऊपर की संरचना प्लूम्यूल यानी परांकुर। परांकुर से किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है जो दो गूदेदार बीज पत्र से घिरा होता है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो गूदेदार बीज पत्र यानी ये पूरा भाग, ये पूरा, मतलब यहाँ से लेकर ये संपूर्ण भाग क्या है, बीज पत्र है। ये संपूर्ण भाग बीज पत्र है यानी कॉटिलेडॉन है। कॉटिलेडॉन यानी बीज पत्र, ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है। साइड साइड में क्या है उसका, भ्रूणीय अक्ष, और इसी बीज पत्र यानी कॉटिलेडॉन में उसका भोजन संचित होता है बीज का। ठीक है, तो भ्रूणीय अक्ष में जो पत्तीदार भाग होता है वो परांकुर कहलाता है जिससे तने का विकास होता है, और भ्रूणीय अक्ष का सबसे निचला भाग मूलांकुर कहलाता है जिससे जड़ का निर्माण होता है। बीज पत्र जिसमें भोजन संचय होता है जो भ्रूणीय विकास में काम आता है। ज़्यादातर द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किससे होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है तब इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है यानी इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये आपका टॉपिक नहीं है, ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा आप यहाँ पर रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीज पत्र और भ्रूणपोष दोनों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, वसा के रूप में होते हैं या तेल के रूप में होते हैं, स्टार्च के रूप में होते हैं। भ्रूणपोष और बीज पत्र में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, जैसा कि चना, सेम, मटर, इनमें भ्रूणपोष बहुत पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं यानी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष ना हो। यहाँ पर कहीं पर भी मैंने लिखा है इंडोस्पर्म, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हैं, जैसे देखिए कुछ बीज हैं जिसमें भ्रूणपोष विकसित होता है, जैसे अरंड यानी कैस्टर के बीज में, इसे हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया कि अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, उसको उदाहरण बताइए। तो अभ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। बार बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल चना, सेम, मटर आदि। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो उस द्विबीजपत्री बीज का नाम बताइए जो भ्रूणपोषी होता है, तो अरंड यानी कैस्टर। भ्रूणपोषी बीज एक बीजपत्री बीज की जो लक्षण है वो होता है। तो यहाँ पर हो गया, सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया कि भोज्य पदार्थ संचित रहता है बीज पत्र में। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तेदार भाग को परांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं।
और जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष विकसित होता है, जैसे अरंड यानी कैस्टर में इसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यह है एक डाइकॉट्स बीज की संरचना। अब आते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना को पढ़ते हैं। एक बीजपत्री बीज मतलब सिर्फ एक बीजपत्र पाया जाता है, वो दो फाल में डिवाइड नहीं होगा। जैसे मक्के का बीज, प्रायः एक बीजपत्री बीज जैसे अनाज आदि भ्रूणपोषी होते हैं। मैंने बताया ना, ये भ्रूणपोषी होने का जो लक्षण है वो एक बीजपत्री बीज का होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो द्विबीजपत्री बीज है, लेकिन फिर भी ये भ्रूणपोषी है। ठीक है, अरंड, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी, अब यहाँ पर भी एक बीजपत्री बीज में भी कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, जैसे ऑर्किड का बीज। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संयुग्लित होता है। अगर आप देखें मक्के के बीज में तो उनका जो आवरण होता है उसमें बीजावरण यानी सीड कोट और फ्रूट वाले यानी फल भित्ति दोनों इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों संयुग्लित होकर एक सिंगल परत बनाती हैं। इसके भ्रूणपोष में भोजन का संग्रह होता है। अब देखिए इसका जो भ्रूणपोष है ये है पूरा एंडोस्पर्म। यहाँ पर एंडोस्पर्म इनमें नहीं पाया जाता, इनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म एक ऐसी संरचना बना देती है जिसके नीचे इसमें कॉटिलेडॉन यानी बीज पत्र पाया जाता है, जिसे हम स्कूटुलम कहते हैं। इसके बीज पत्र को हम स्कूटुलम कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बीज पत्र यानी कॉटिलेडॉन को स्कूटुलम कहा जाता है। यहाँ पर कॉटिलेडॉन है, दो हैं, एक दो। यहाँ पर एक बीज पत्र है जिसे हम स्कूटुलम कहते हैं। यहाँ पर भ्रूणपोष के चारों तरफ एक प्रोटीन की बनी एक परत होती है जिसे हम एल्यूरोन लेयर यानी एल्यूरोन परत कहते हैं, जो भ्रूणपोष को इस बीज पत्र से अलग करने का कार्य करता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्यूरोन परत का निर्माण किससे होता है? बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस के बचे हुए भाग से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्यूरोन परत का निर्माण किससे होता है? तो बीजांडकाय के बचे हुए भाग से एल्यूरोन परत का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के बाहर प्रोटीन की बनी एक परत होती है जिसे एल्यूरोन परत कहते हैं। यह परत भ्रूणपोष को भ्रूण से अलग करती है। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर बने खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा बीज पत्र होता है जिसे स्कूटुलम कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो भाग प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। यहाँ पर देखें, यह है प्ल्यूम्यूल यानी इसका प्रांकुर भाग, ये इसका रेडिकल यानी मूलांकुर भाग। अब प्ल्यूम्यूल एक परत से ढका होता है, ये देखिए, ये है एक परत जिससे प्ल्यूम्यूल ढका होता है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रांकुर तथा मूलांकुर एक परत से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल कहते हैं, और मूलांकुर एक परत से ढके होता है, ये देखिए ये परत है, इसे हम कहते हैं कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि मूलांकुर के चारों तरफ पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? तो मूलांकुर के चारों तरफ पाए जाने वाले परत को मूलांकुर चोल यानी कोलियोराइजा कहते हैं। ज़्यादातर उलझाने के लिए इंग्लिश ही पूछा जाता है। और प्रांकुर के चारों तरफ पाए जाने वाले परत को हम प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल कहते हैं। यह है एक बीजपत्री पौधे बीज का संरचना, जिसमें आपने देखा कि एक बीज पत्र में उसका एंडोस्पर्म बड़ा होता है, यानी ये भ्रूणपोषी बीज होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शनल हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया ऑर्किड का बीज जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। अब एंडोस्पर्म के चारों तरफ प्रोटीन का एक अस्तर होता है जिसे हम एल्यूरोन परत कहते हैं। एंडोस्पर्म के नीचे इसका बीज पत्र होता है जिसे हम स्कूटुलम कहते हैं। इसमें सुरक्षित होता है इसका प्रांकुर यानी प्ल्यूम्यूल चारों तरफ से एक परत से घिरा होता है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसके नीचे होता है मूलांकुर यानी रेडिकल एक परत से घिरा होता है जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। समस्त एक बीजपत्री बीज एक आवरण से ढकी होती है जो बीजपत्र नहीं कहेंगे इसे, बीजावरण और फल भित्ति से मिक्स होकर बनी होती है। बस ये था आपका बीज के बारे में संपूर्ण जानकारी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज की संरचना। इस भाग का आखिरी टॉपिक बीजों का प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सन ऑफ सीड। क्या होता है बीजों का प्रकीर्णन? यानी बीजों का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ सीड किसी भी माध्यम से हो सकता है कि पुष्प
पौधे पर लगे हुए ही बीज हवा के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। हो सकता है अगर वो जलीय पौधा है तो जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। आखिर आप सोचते होंगे ना कि आखिर वही पेड़ कलकत्ता में भी है, वही पेड़ मध्य प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश में भी है, वही बिहार में भी है, वही सारे पेड़ आम, अमरूद, केला, इन सभी के पेड़, तो ये सब कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं? बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि इतनी तेज हवा चलती है कि उत्तर प्रदेश से बीज बिहार में उड़ के चला जाता है, ऐसा नहीं है। उनमें जो बीजों का प्रकीर्णन है वो किसी अन्य माध्यम से होता है। यानी माध्यम चार मुख्य रूप से हैं, और भी होते हैं लेकिन चार यहाँ पर मुख्य रूप से। अगर आसपास के एरिया में वायु के द्वारा प्रकीर्णित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जलीय हैं तो जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रहे हैं। जंतु के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। अब वो जंतु फल को खाते हैं, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करके कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पूरा का पूरा फल सीधे निकल जाते हैं। तो फल के अंदर तो बीज सुरक्षित होता है, बीज को तो कोई नहीं पचा सकता, तो वो मल के साथ बीज दूर दराज जहाँ पर भी वे मल छोड़ते हैं, मल त्याग करते हैं, वहाँ पर वो बीज पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रकीर्णन होता है जंतुओं द्वारा। या ऐसा भी हो सकता है जैसे मनुष्य करते हैं, मनुष्य ने कुछ भी खाया फल को और उसके बाद बीज को कहीं फेंक दिया, तो इसके द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। विस्फोटक द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो फल होती है उसके अंदर जो बीज होते हैं वो फट कर बाहर निकलते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, शायद हम लोगों ने तो बचपन में देखा था, एक ऐसा पौधा होता था, इतनी लंबी लंबी उसमें से फल निकलती थी, लंबे काले रंग की होती थी। जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता था तो हम लोग निकाल कर पानी में डालते थे, तो पानी में वो फटता था चट से और सारे बीज इधर उधर बिखर जाते थे। तो इसे कहते हैं विस्फोटक द्वारा प्रकीर्णन। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे फल विकसित होते हैं जो विस्फोटक द्वारा बीजों को इधर से उधर फेंक देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये विस्फोटक इतना तेज होता है कि किसी का मकान गिर जाए। तो ये था बीजों का प्रकीर्णन के तरीके, जिसमें साफ साफ मैंने लिख दिया, आप ऐसे ही उतार लेंगे। परागकणों की भांति जैसे परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, वैसे ही बीज और फल भी, इनमें चलने की क्षमता नहीं होती। तो इनको पहुंचाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। साधन यानी एजेंट, वो वायु हो सकता है, जल हो सकता है, जंतु हो सकता है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला वायु द्वारा। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन होने के लिए बीज को हल्का होना पड़ेगा, तभी वो हवा में उड़ पाएगा, नहीं तो उड़ ही नहीं पाएगा, भारी होगा तो बीज व फल हल्के होते हैं जो वायु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे आर्किड, सिनकोना, मदार, कपास, सेमल आदि में। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे चिलबिल का जो फल है, फल वो पंख युक्त होता है। इसके पहले आपने बताया था मैंने आपको चिलबिल के बारे में। सिनकोना का बीज, ध्यान से समझिएगा, सिनकोना का बीज और चिलबिल का फल ये पंख युक्त होते हैं, यानी हवा में तैरने में सहायता मिलती है। यहाँ पर लिखा है उड़ सकने में, तो उड़ सकने का मतलब ये नहीं कि अपने आप वो उड़ते हैं, नहीं, अपने आप नहीं उड़ते, हवा के माध्यम से वो तैर सकते हैं। अब तैरने का भी शब्द नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि तैरने का मतलब तो पानी में तैरना है, लेकिन हवा में भी तैरा जा सकता है। ये जो है इनके फल और बीज चूँकि पंख युक्त होते हैं तो काफ़ी देर तक ऐसे तैर सकते हैं, हवा में, वायु में तैर सकने या उड़ सकने में सहायता करते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जलीय होते हैं, वो या जल स्रोत के किनारे जो उगने वाले पौधे होते हैं, उनके जो बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से जाते हैं, जैसे नारियल, कमल आदि में। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, तो कुछ फलों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। ऐसे फल जो पके व मीठे होते हैं उन्हें जंतु खा लेते हैं और उनके मल के साथ जो बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाता है। यानी खाया यहाँ पर, बंदर को देखा तो बंदर फल लेकर खाता यहाँ पर है और फिर टहलता रहता है उधर उधर उछल कूद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो खाया यहाँ पे और जो भी मल त्यागना है उसको कहीं और जाके किया, तो उससे उस बीज का प्रकीर्णन हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुँच गया, जैसे पीपल, अंजीर, बरगद, गूलर आदि। विस्फोटक द्वारा प्रकीर्णन, यानी कुछ फलों में स्फुटन, विस्फोट व झटके के साथ होता है, जिससे बीज दूर जाकर गिरते हैं, जैसे ऑक्जेलिस है, जिरेनियम है, एब्रस है आदि। बस इसी के साथ ये अध्याय 5 पूरी तरीके से खत्म होता है। अब इसके बाद जो अध्याय होगा वो अध्याय 6 बताया जाएगा आपको। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।